जय हिंद बच्चों। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी का विषय पढ़ने वाले हैं। और एक सबसे महान कवि और एंड लेखक जिनके आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वो कौन है? वो हैंगी महादेवी वर्मा। कौन हैंगी? महादेवी वर्मा, जिनका नाम सभी जानते हैं, सभी बहुत अच्छे से समझते भी होंगे। ठीक है। और जो बच्चे अभी हिंदी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन लोगों को तो खासकर महादेवी वर्मा जी के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज भी होगा, काफ़ी कुछ आइडिया भी होगा। हिंदी में क्लास 12 के अंदर एक चैप्टर आया था महादेवी वर्मा के ऊपर ही। उन्होंने अपना जीवन जो भी उन्होंने व्यतीत करा था उसके विषय में उन्होंने वहाँ पे बात करी थी। ठीक है ना। भक्तिन करके एक पार्ट आया था। ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा ने उसकी पूरी जो कि चर्चा बताई थी कि भक्तिन कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, है ना। और एक वो उनकी कौन थी, महादेवी वर्मा की सेवक थी। तो आप 12th क्लास में होंगे तो आप वो पार्ट जरूर पढ़िएगा। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है और बढ़िया ही मज़ेदार वो पार्ट हैगा। आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपको समझाते हैं कि महादेवी वर्मा कौन थी। तो हम सब जानते हैं कि महादेवी वर्मा एक लेखक थी और कवि थी। कवि के साथ साथ एक लेखक थी और उनका आज यहाँ पर हम परिचय जानने वाले हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे डियर स्टूडेंट्स, हम आज महादेवी वर्मा जी का जन्म की बात करेंगे, उनकी मृत्यु कब हुई थी उसकी चर्चा करेंगे, फिर उनके ना तो काव्य रचनाओं की बात करेंगे, उसके बाद उनकी गद्य रचनाओं की बात करेंगे। तो और आगे हम धीरे धीरे उनके क्या कहते हैं, साहित्य में स्थान की भी यहाँ पे बात करने वाले हैं, भाव पक्ष की बात भी करने वाले हैं और कला पक्ष की भी बात करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वीडियो को ना देते हुए, आप लोगों को वेट ना कराते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। तो प्यारे साथियों, जो महादेवी वर्मा जी हैं उनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को। कब हुआ था प्यारे साथियों? 26 मार्च 1907 को। 26 मार्च 1907 को इसको नोट कर लेना, अच्छी तरीके से लिख लेना कि 26 मार्च 1907 को महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। और उसके बाद में उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा जी की मृत्यु हुई थी। देखिए, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो तय है, चाहे वो कितना भी बड़ा लेखक हो, है ना, या कवि हो, या बहुत बड़ा कोई अभिनेता हो। भगवानों की भी इस धरती पे मृत्यु हुई है, तो बड़े बड़े लेखक कवियों का तो क्या कहना। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ तो जाहिर सी बात है भैया उनकी मृत्यु तो हुई होगी। तो मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई 11 सितंबर 1987 को, यानी 1987। और जन्म हुआ 26 मार्च 1907, यानी 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं कि महादेवी वर्मा जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी उन्होंने कहानियां लिखी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम उस विषय में बात करने वाले हैं। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी की दो तरीके से रचना, एक तो काव्य रचना है और एक तो गद्य रचना है। काव्य रचना और गद्य रचना, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे लिख दिया आपने काव्य, ठीक है, और यहाँ लिख दिया है गद्य। क्या लिख दिया है? गद्य। और ये हो गई यहाँ पे रचनाएं, है ना। तो रचनाएं क्या हो गई? ये रचनाएं कौन कौन सी? एक तो काव्य में है और एक तो गद्य में यहाँ पर हैगी। काव्य में भी है यहाँ पे रचनाएं कौन कौन सी है? तो काव्य रचना और एक गद्य रचना है। तो देखिए, काव्य रचना कौन सी है? तो एक तो पहली है निहार, ठीक है, दूसरी यहाँ पे है नीरजा, ना से निहार ना से नीरजा, और एक है रश्मि, है ना, और एक है सांध्य गीत, संध्या गीत। संध्या गीत का मतलब समझते हो ना, शाम के वक्त जो भी गाना आप गाओ या बजा वो हो जाता सांध्य गीत। इस प्रकार से याद कर लेना। निहार का मतलब जल से भी होता है, नीरजा का मतलब नीरजा से आप याद कर लेना। रश्मि का मतलब क्या होता है? जैसे अभी एक हीरोइन बहुत वायरल हुई थी, पुष्पा मूवी आई थी जिसका नाम था रश्मिका मंदाना, बहुत ज्यादा हिट हुई वो हीरोइन पुष्पा मूवी में आके। तो रश्मि से ये याद कर लेना कि महादेवी वर्मा की एक रचना कौन सी थी? रश्मि थी, है ना। एक सांध्य गीत थी, शाम के वक्त हम जो भी भजन या गाना सुनेंगे तो वो क्या हो जाता है? सांध्य। शाम को क्या बोलते हैं? संध्या। तो सांध्य गीत, निहार, नीरजा, ये हो गई काव्य रचना किसकी? महादेवी वर्मा जी की। अब गद्य रचनाओं की बात करें तो देखिए, पहली थी अतीत के दबे पांव, अतीत के चलचित्र, है ना। और दूसरी थी यहाँ पे पथ के साथी, तीसरी थी श्रृंखला की कड़ियां, तीसरी कौन सी थी? श्रृंखला की कड़ियां। चौथी थी स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। तो इस प्रकार से इनकी ये सभी रचनाएं थी। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रचनाएं। इतना डिटेल आप याद करिए किसका? महादेवी वर्मा
जी का, और अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद मैं मिटा दूंगी। उसके बाद हम महादेवी वर्मा जी के चलते हैं भाव पक्ष कला पक्ष पे, और उसके बाद उनके हम साहित्य में स्थान पर चलेंगे। सो प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं ये महादेवी वर्मा जी की दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट महादेवी वर्मा जी का है भाव पक्ष और कला पक्ष। आपने पहले पॉइंट में पढ़ा था महादेवी वर्मा जी का कि इनकी जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, है ना, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ये सब अभी हमने पहले पॉइंट में क्लियरली पढ़ लिया है। अब दूसरा पॉइंट प्यारे साथियों क्या बोलना चाह रहा है? दूसरा पॉइंट भाव पक्ष है और कला पक्ष है। हाँ वो सब तो दिख रहा है मैडम, आगे बताइए, बताती हूँ। देखिए भाव पक्ष और कला पक्ष, देखिए हम इतना सिंपल तरीके से लेकर आए हैं भाव पक्ष कला पक्ष कि आपकी किताबों में भी नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा, और इसी एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप याद करिए, अपनी खुद की भाषा में लेकर आए हैं आपके लिए। आप अपनी खुद की भाषा में याद करिए, आपको जल्दी से याद होएगा और आप इसको एग्जाम में भी अच्छी तरह से लिख के आ पाओगे। तो देखिए महादेवी वर्मा जी का हम यहाँ पे भाव पक्ष और कला पक्ष की बात करें तो इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा साधारण और मीठी होती है। महादेवी वर्मा जी की भाषा कैसी हो गई? एकदम मीठी, एकदम मधुर। कैसी भाषा हो गई इनकी भाषा? महादेवी वर्मा यानी इनकी भाषा साधारण मतलब एकदम सिंपल, और मीठी मतलब एकदम मीठी चाशनी जैसी होती है। दूसरा पॉइंट की बात करूं, शब्द ऐसे होते हैं कि दिल को छू जाते हैं। हाय बस पूछिए ही मत। तो इनके शब्द ऐसे होते हैं कि बिल्कुल दिल को छू जाते हैं। किसके? महादेवी वर्मा जी के। और इनकी भाषा कैसी हो गई? एकदम साधारण, साधारण मतलब सिंपल, मीठी मतलब चाशनी जैसी होती है। भाषा कैसी होती है? साधारण और मीठी, मीठी मतलब चाशनी जैसी होती है। शब्द ऐसे मतलब ये सब चीजें क्या है? ये शब्द ही तो है, और शब्द ऐसे होते हैं कि दिल को, हाय कितने प्यारे शब्द हैं, दिल को छू जाते हैं। किसके? महादेवी वर्मा जी के। और महादेवी वर्मा जी का हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? भाव पक्ष और कला पक्ष पढ़ा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, लिखने में दुख, दुख, प्यार, प्यार, मोह, कोमल भावना, कोमल भावना यानी नर्म भावना ज्यादा होती है। लिखने में क्या होता है जब महादेवी वर्मा, क्योंकि महादेवी वर्मा कौन है? महादेवी वर्मा एक कवि है, कवि है, एक लेखक है। कौन है? कवि या लेखक है। तो ये लिखती है, कुछ भी ऐसा लिखती है, तो लिखती है ना, तो इनके लिखने में एक तो दुख, एक प्यार, एक कोमल भावना ज्यादा होती है। किसके? महादेवी वर्मा जी के। अब चौथे पॉइंट की यहाँ पे बात करूं तो भाषा में, मतलब ये जो लिखती है ये क्या है? भाषा है। तो भाषा में कल्पना, सुंदर शब्दों का उपयोग मिलता है। तो कल्पना का और एक सुंदर शब्दों का उपयोग मिलता है। कल्पना जैसे हम कल्पना करते हैं ना कि हम खूब कमाएंगे, उसके बाद एक आईफोन लेंगे, ये क्या है? हमारी ये कल्पना है। तो इनके भी क्या होती है? इनकी भाषा में क्या है? कल्पना है, सुंदर शब्दों का उपयोग मिलता है। सुंदर शब्द मतलब क्या? आपकी जो हैंड राइटिंग है अगर खराब है तो खराब शब्द, और अगर सुंदर है तो सुंदर शब्दों का उपयोग मिलता है। महादेवी वर्मा जी क्योंकि कवि थी, लेखक थी, तो उनके शब्द कैसे होंगे? उनके शब्द क्या होंगे? सुंदर ही तो होंगे। तो आप इस प्रकार से भाव पक्ष कला पक्ष एकदम आसान भाषा में याद कर सकते हैं महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, अब हम चलते हैं महादेवी वर्मा जी के साहित्य में स्थान की ओर। सो क्लास 12, अब हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के साहित्य में स्थान की। तो साहित्य में स्थान क्या कहना चाह रहा है महादेवी वर्मा जी का? देखिए अभी हमने सबसे पहले उनका मृत्यु का, जन्म का, ठीक है, उनकी रचनाओं के विषय में हमने पूरा कंप्लीट करा। एक तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, उनका भाव पक्ष क्या था, कला पक्ष क्या था, है ना, ये सब पे पॉइंट पे हमने चर्चा करी। अब हम एक आखिरी पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं, वो है साहित्य में स्थान की। देखिए साहित्य में स्थान जरूर आप लिख के आया करिए। 5 पॉइंट आप जरूर लिख कर आया करिए। एक तो उनकी जन्म की, है ना, इस प्रकार से आप जन्म लिख दिया, दूसरा लिख दिया उनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, जब भी आप लिखे उनकी रचनाएं, रचनाएं अगर आप लिख रहे हैं ना इस प्रकार से आपने लिख दी है रचनाएं, क्या लिख रहे हैं आप? रचनाएं। तो एक तो ये लिखिए, दूसरा ये वाला पॉइंट मृत्यु, है ना, मृत्यु कब हुई थी, सॉरी मृत्यु थोड़ा सा गलत लिखने में गया। देखिए इस प्रकार से मृत्यु ये कब हुई थी, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। तीसरा है ना भाव पक्ष कला पक्ष आप लिख के आया करिए, भाव पक्ष, ठीक है, उसके बाद कला पक्ष, है ना, ये इसे तीसरा पॉइंट लिख के आया करिए। और चौथा और आखिरी ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने साहित्य में स्थान, इस प्रकार से साहित्य में स्थान। अब आप पूछेंगे कि मैडम अभी तो आपने साहित्य में स्थान हमें अच्छे से बताया नहीं,
लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन ये चीज़ आप जरूर नोट कीजिएगा कि जब भी आप या महादेवी वर्मा जी की इस प्रकार से किसी भी, महादेवी वर्मा हो या कोई सा भी बड़ा सा कवि या लेखक हो, क्योंकि हमें मालूम महादेवी वर्मा जी कौन है, कवि है, एक लेखक है, और हर रचनाकार, चाहे वो हरिवंश राय बच्चन हो या फिर वो शैलेंद्र नाथ हो या दूसरे कोई से भी बड़े बड़े जितने भी कवि हो, ठीक है, तुलसीदास हो, ये सब क्या है, कवि है। और जितने भी कवि होते हैं, लेखक, कवि और लेखक एक ही होता है। तो जितने भी कवि या लेखक होते हैं, सबसे पहला पॉइंट उनका आता है कि उनका जन्म कब हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है उनकी मृत्यु कब हुई, तीसरा पॉइंट उनका भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। ये चारों पॉइंट अगर आप जमा जमा के अच्छी तरह से लिख के आ जाते हैं ना एग्जाम के अंदर, तो एग्जामिनर अच्छे नंबर जरूर देता है, और अच्छी हैंड राइटिंग के साथ में अगर लिख के आते हैं तो अब चलते हैं हम अब महादेवी वर्मा जी के साहित्य में स्थान की ओर। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ, ये नोट कर लेना है ना, मैं मिटाने वाली हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ साफ, ठीक है। देखिए साहित्य में स्थान क्या बोल रहा है कि महादेवी वर्मा हिंदी की बहुत बड़ी कवयित्री मानी जाती है। कवयित्री का मतलब मैंने अभी बोला ना, कवि और लेखक दोनों क्या होता है, एक ही होता है। कवि और लेखक एक ही होता है, इसलिए कवयित्री मानी जाती है। कौन, महादेवी वर्मा। कौन प्यारे साथियों, महादेवी वर्मा। हिंदी की, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हिंदी का, क्लास 12 हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और महादेवी वर्मा किसकी मानी जा रही है, हिंदी की बहुत बड़ी, बहुत बड़ी मतलब बहुत विशाल कवयित्री मानी जाती हैं। और वे छायावाद की प्रमुख कवयित्री में से एक है। कौन से वाद के, एक तो छायावाद के, छायावाद की, ये पॉइंट याद कर लेना, छायावाद। ये पॉइंट याद करके इतनी बड़ी लाइन आप अपने ना तो दिमाग से अपनी भाषा में लिख सकते हो कि वे छायावाद की प्रमुख कवयित्री में से एक है। समझ में आ रहा है बात। उनकी रचनाएं, क्योंकि हम उनकी रचनाओं के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी रचनाएं दिल को छू लेती हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनकी जो रचनाएं ना, जो उन्होंने रचनाएं बनाई हैं, उनकी कहानियों में हमने अभी पढ़ी ना रचनाएं कौन कौन सी थी उनकी, ठीक है। तो जैसे नीरजा पढ़ी, रश्मि पढ़ी, ये सब क्या थी, ये महादेवी वर्मा जी की रचना थी, ठीक है ना। तो उनकी रचनाएं दिल को क्या कर जाती हैं कि छू जाती है, इतनी मीठी, इतनी मधुर और इतनी सिंपल और इतनी कोमल भाषा में रहती है कि उनकी रचना हमारे दिल को छू लेती है, इसलिए उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इसलिए हिंदी साहित्य में उनका स्थान बहुत ऊंचा और खास माना जाता है। हिंदी साहित्य में क्या माना जाता है, उनका एक तो स्थान कैसा माना गया है, ऊंचा, अच्छे बड़े लेवल पर, और खास मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण माना गया। जैसे मम्मी पापा हमारे लिए खास होते हैं कि नहीं, महत्वपूर्ण होते हैं कि नहीं, ऊंचे होते हैं कि नहीं, ऐसे ही महादेवी वर्मा वो हिंदी साहित्य में उनका स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचा प्यारे साथियों माना गया है, ठीक है। तो यह रही महादेवी वर्मा का, आज हमने उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके भाव पक्ष के बारे में, कला पक्ष के बारे में और आखिरी साहित्य में स्थान के बारे में आसान भाषा में आप लोगों को समझा दिया है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों।